देश के पहाड़ आपसे क्या कहना चाहते हैं, हमारे देश के पर्वत आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिन विशाल पर्वतों पर खड़े होकर आप सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं, वो पर्वत अब दर्द से करहा रहे हैं। जहां आप छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, वो पर्वत अब करहा रहे हैं। और अब धीरे धीरे भारत के पहाड़ों के सीने में इतनी ड्रिलिंग हो चुकी है कि अब वो गिरने वाले हैं, और इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। आपने इंसानों के सीने में होने वाले दर्द को कई बार महसूस किया होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। कई बार हम उसे हार्ट अटैक मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किसी पर्वत को अगर हार्ट अटैक आए तो क्या होगा? आज हम आपको पहाड़ों के सीने में हो रहे इस दर्द के बारे में बताएंगे, क्योंकि अब हमारे देश के पहाड़ों को और पहाड़ों पर बने इन हिल स्टेशंस को हार्ट अटैक आने ही वाला है। और आज आपको जोशीमठ भी लेकर चलेंगे, जहां के पर्वतों को अब संजीवनी बूटी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रामायण काल में भगवान हनुमान लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय के इन्हीं पर्वतों से संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आज इन्हीं पर्वतों के प्राण बचाने के लिए एक और संजीवनी बूटी की जरूरत है। और इसीलिए आज हम भारत के चरमराते पहाड़ों की कहानी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज जोशीमठ को लेकर यहां दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्योंकि आजकल चारों तरफ जोशीमठ की चर्चा है। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है, लेकिन पहले बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आज पहुंचा तो क्या हुआ। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई होनी थी, और ऐसी उम्मीद थी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के मामले में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे लोगों को राहत दी थी, ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट आज जोशीमठ के मामले में भी कोई बड़ा फैसला सुना सकती है, वहां के लोगों को बड़ी राहत दे सकती है, कोई नया नियम कानून वहां पर लागू कर सकती है जिससे वहां के इकोसिस्टम को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह कहा कि वो आज नहीं बल्कि 10 जनवरी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी याचिका पेश करे, और तभी इस पर सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज के आज इसे इतना अर्जेंट मैटर नहीं माना कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि जोशीमठ के इन पर्वतों को हार्ट अटैक आ चुका है, और ये हार्ट अटैक से मर रहे हैं क्योंकि इनके सीने में इतनी ड्रिलिंग हो चुकी है, इनके सीने में इतना गहरा घाव अब बन चुका है कि अब इन्हें बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको जोशीमठ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी बताना चाहते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि जोशीमठ भारत के लिए एक ऐसा स्थान है जिसे हमें संरक्षित करके रखना ही चाहिए था हर कीमत पर। लेकिन आज इस शहर के अस्तित्व पर ही इतना बड़ा गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जोशीमठ के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्यों जोशीमठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जोशीमठ भारत की मठ परंपरा की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन धरोहर है, और 8वीं शताब्दी में जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे, तब उनमें से एक मठ जो अस्तित्व में आया था वो था उत्तराखंड का यही जोशीमठ। 4 जोशीमठ जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। इन्हीं में से एक है जोशीमठ, जो ज्योतिर्मठ है उत्तराखंड में। हालांकि तब इसे जोशीमठ नहीं कहा जाता था, इसका तब असली नाम हुआ करता था ज्योतिर्मठ, लेकिन अब इसे जोशीमठ कहा जाता है। ज्योतिर्मठ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। अब सोचिए कितना पवित्र स्थल होगा ये। इसके अलावा स्थान को वेद पुराणों की ज्योति विद्या का केंद्र भी माना जाता है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज जोशीमठ के जिन पहाड़ों पर ये मकान दरक रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, और जिस स्थान पर पर्यटकों का इतना जबरदस्त शोर है, वो स्थान प्राचीन समय में अपनी शांति के लिए विख्यात था। आज जो शोर शराबा आप जहां सुन रहे हैं, जहां ये सब कुछ हो रहा है, वो अपनी शांति के लिए जाना जाता था वो जगह। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह बहुत ज्यादा क्रोधित थे, तब उन्होंने अपना क्रोध शांत करने के लिए हिमालय के इसी जोशीमठ में शरण ली थी, और यही वजह है कि आज इसी स्थान पर भगवान नरसिंह का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर भगवान नरसिंह ने आज
जोशी मठ में शांति की प्राप्ति के लिए इसी तरह शरण ली होती तो क्या होता। शायद उन्हें जोशी मठ की स्थिति देखकर बहुत दुख होता और शायद जोशी मठ में ये ट्रैफिक का शोर उन्हें और क्रोधित कर देता। जोशी मठ की विरासत अध्यात्म की जड़ों को भी बहुत मजबूत करती है और इसी स्थान पर गुरु आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ जिसका नाम है शंकर भाष्य की रचना की थी और यहीं पर उन्होंने शहतूत के एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जोशी मठ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था और यह नाम इस स्थान को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से मिला था और जोशी मठ हिमालय के एक बहुत बड़े क्षेत्र की प्राचीन राजधानी भी था। असल में जब यहां कत्यूरी राजवंश का शासन था तब जोशी मठ यहां की राजधानी हुआ करती थी और कई इतिहासकार मानते हैं कि कत्यूरी वंश के राजा भगवान राम की नगरी अयोध्या से जोशी मठ के इसी क्षेत्र में आए थे, यानी इस जगह का भगवान राम से भी एक रिश्ता है। और बड़ी बात यह है कि जोशी मठ शहर भगवान बद्री यानी भगवान विष्णु का दूसरा घर माना जाता है। 1 करोड़ के आसपास है उत्तराखंड की आबादी, लेकिन उत्तराखंड में हर साल औसतन 2 करोड़ लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। वर्ष 2019 में 3 करोड़ 80 लाख लोग, सोचिए लगभग 4 करोड़ ही हो गए, 3 करोड़ 80 लाख लोग उत्तराखंड में घूमने के लिए आए थे, जबकि इस राज्य की अपनी कुल आबादी 1 करोड़ है। और अगर इस हिसाब से हम देखें तो आज उत्तराखंड की सरकार पर अपने नागरिकों से कहीं ज्यादा दूसरे राज्यों से आने वाले इन पर्यटकों को सुविधाएं देने का दबाव है और यह स्थिति अकेले उत्तराखंड की नहीं है। हिमाचल प्रदेश की कुल आबादी लगभग 70 लाख है, लेकिन वर्ष 2019 में वहां 1 करोड़ 70 लाख लोग दूसरे राज्यों से घूमने के लिए आए थे, जबकि असम में 55 लाख लोग, मणिपुर में लगभग 2 लाख, मिजोरम में 1.5 लाख, मणिपुर में इसके अलावा सिक्किम में 15.5 लाख और त्रिपुरा में लगभग 6 लाख लोग छुट्टियां मनाने के लिए वर्ष 2019 में गए थे वहां पर। यानी ये सब वो लोग हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं और हिल स्टेशंस पर उन्हें सारी सुविधाएं चाहिए। और राज्य सरकारें भी ये कहती हैं कि सुविधाएं चाहे आप कहीं भी चले जाएं, सुविधाएं तो आपको वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे और इन जो राज्य हैं इनकी इकोनॉमी भी काफी हद तक पर्यटकों पर ही आधारित होती है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो कोई संतुलन होगा, कहीं ना कहीं तो कोई बैलेंस होगा। यानी इस हिसाब से देखें तो इन राज्यों की जितनी कुल आबादी है उससे 2 से 3 गुना ज्यादा लोग दूसरे राज्यों से यहां पहाड़ों पर घूमने के लिए आते हैं और जब किसी राज्य पर पर्यटकों का दबाव बढ़ता है तो वहां अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन होता है। लगातार एक के बाद एक होटल्स बनाए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बनते हैं, बाजार बनाए जाते हैं। हर वो सुविधा इन पहाड़ों तक लाने की कोशिश होती है जिनके बिना हमारे देश के शहरी लोग कहीं रह नहीं सकते। 5 स्टार होटल्स इन हिल स्टेशंस पर बनाए जाते हैं और इसी वजह से पहाड़ों का सीना भी अक्सर खोद दिया जाता है और फिर ये पर्वत चरमराने लगते हैं। ये जो आप ट्रैफिक जैम देख रहे हैं ये किसी महानगर का, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का ट्रैफिक जैम नहीं है, ये पहाड़ों पर आने वाले सैलानियों का ट्रैफिक जैम है जो शायद दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक जैम से भी कहीं ज्यादा लंबा और खतरनाक है। और सड़क भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये कोई हाईवे है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर रील्स बनाने के लिए जाते हैं, रुक रुक कर नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं, उन लोगों को यहाँ के पहाड़ों का जो असली दर्द है वो पता नहीं होगा। आपकी कोई गलती नहीं है, आप जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए, लेकिन आपने इन पहाड़ों का दर्द कभी समझा नहीं होगा। वर्ष 2020 में उत्तराखंड में भूस्खलन यानी पहाड़ खिसकने की 972 घटनाएं हुई। 972। आपको ब्राजील लेकर चलते हैं जहां लोकतंत्र की सारी धज्जियां ऐसे ही उड़ा दी गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ब्राजील की राजधानी की हैं, जहां हिंसक भीड़ ने वहां के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। अंदाजा लगाइए कि किसी देश में इन सारे बिल्डिंग्स पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो जाए, राष्ट्रपति भवन पर हमला हो जाए, संसद पर हमला हो जाए और इन भवनों पर कब्जा करके वहां की भीड़ ने जबरदस्त तोड़फोड़ की है।
ये हमला करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थक हैं, जो चुनावों में उनकी हार से बहुत नाराज हैं क्योंकि वो चुनाव में हार गए। असल में आपको याद होगा, अक्टूबर महीने में पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और जेयर बोल्सोनारो हार गए थे और मौजूदा राष्ट्रपति जिनका नाम है लूला दा सिल्वा, उन्हें जीत मिली थी, यानी उन्होंने बोल्सोनारो को हरा दिया। अमेरिका के एक 6 साल के स्कूली बच्चे ने अपनी टीचर को गोली मार दी। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। और यह बच्चा अपनी टीचर से इसलिए नाराज था क्योंकि टीचर उसे अक्सर डांटती रहती थी और 6 साल का बच्चा टीचर से नाराज हो गया, उसने गन निकाली और गोली मार दी। आप और हम शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि 6 साल का एक बच्चा किसी पर भी गोली कैसे चला सकता है। और आज बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह की घटनाओं के बाद अब आखिर में अमेरिका अपने देश में बंदूकों की खुलेआम बिक्री पर बैन लगाएगा। यह घटना अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की है, जहां एक स्कूल में एक 6 साल के बच्चे ने अपनी टीचर पर गोली चलाई और उसकी हत्या करने की कोशिश की। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि इस टीचर ने इस बच्चे को क्लास में किसी बात पर डांट दिया था, लेकिन यह बच्चा अपने बैग में स्कूल के अंदर गन लेकर आया था और जब इसे लगा कि उसकी टीचर की डांट से उसके दोस्त उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ रहा है, तो उसने अपने बैग से गन निकाली और अपने टीचर पर गोली चला दी। और यह हमला एक 6 साल के बच्चे ने किया। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग पहले इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और हर कोई यही कह रहा था कि ये एक दुर्घटना हो सकती है, एक एक्सीडेंट हो सकता है, गलती से हो गया होगा। और एक 6 साल का बच्चा इस तरह अपनी टीचर पर जानबूझकर कभी गोली नहीं चला सकता। लेकिन बच्चे को हिरासत में लेने के बाद पुलिस का कहना है कि यह हमला सोच समझकर इस बच्चे ने किया था और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। स्कूल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अब उस स्कूल को सील कर दिया गया है। ये उसी स्कूल की तस्वीरें हैं जहां इस बच्चे ने अपनी टीचर, जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, यही वो टीचर है। इस टीचर ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि इसी की क्लास में इसी टीचर से पढ़ने वाला एक 6 साल का बच्चा एक दिन इस पर गोली चला देगा। स्थानीय मेयर और पुलिस का यह कहना है कि यह घटनाक्रम उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मामले में वो बच्चे को ना तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उसे खुला छोड़ सकते हैं, ना ही उस बच्चे को सजा दे सकते हैं, ना ही उसे जेल में रख सकते हैं। सोचिए आप एक 6 साल के बच्चे पर क्या एक्शन लेंगे, कैसे उसे गिरफ्तार करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। इसलिए अब वहां पुलिस वकीलों की एक टीम से इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस बारे में कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि इससे पहले कानून बनाने वालों ने, संविधान बनाने वालों ने, पुलिस वालों ने भी कभी यह तो नहीं सोचा होगा कि 6 साल का एक बच्चा कभी कोई हत्या करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि वो ये नहीं बता सकती कि इस बच्चे को ये गन कहां से मिली, क्योंकि अगर पुलिस इस जानकारी को सार्वजनिक करती है तो अमेरिका के बाकी बच्चों को भी ये आइडिया आ जाएगा, उन्हें भी ये तरीका जानकर ये पता चल जाएगा कि गन को कैसे स्कूल ले जाना है। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस घटना के बाद गन खरीदने के लिए प्रेरित हो जाएं और अपने टीचर्स पर गोली चलाने के लिए भी वो सोचने लगे, उनके दिमाग में ये आइडिया आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान में अब 1-1 किलो आटे के लिए गोलियां चल रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान में आटे की इतनी कमी हो गई है आजकल कि 10 किलो आटा 1500 रुपए में मिल रहा है, यानी 150 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आटा बिक रहा है। और उसके लिए भी लोगों को कई दिनों तक लाइन में खड़े होना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आटा मिलता है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं, जहां लोगों ने आटे से एक भरे ट्रक को घेर लिया और इन लोगों के हाथों में AK-47 राइफल्स हैं, दूसरे हथियार हैं। और पाकिस्तान में ऐसा सिर्फ एक इलाके में नहीं हो रहा, यानी आटे पर दंगे हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब जो तस्वीरें आप देखिए, ये सिंध प्रांत की हैं, जहां एक सरकारी दुकान पर आटा खरीदने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सरकार यह दावा कर रही है कि राशन की सरकारी दुकानों पर सब्सिडी वाला आटा बेचा जा रहा है, लेकिन 2-3 दिन तक लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों को यह आटा मिल नहीं रहा। ये देखिए आप, आटे के ट्रक के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि खाने पीने के सभी सामान इतने महंगे हो चुके हैं कि लोगों के लिए इन्हें खरीदना अब बहुत मुश्किल हो गया है।
ये जो व्यक्ति जिसकी तस्वीर अभी 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 आपको दिखा रहे थे, ये वही व्यक्ति है जो आटा खरीदने के लिए गया था और उसके बाद जिंदा नहीं लौटा। और महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, लंबे लंबे भाषणों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है इंच भर कदम बढ़ाना।